एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, विश्व इतिहास की श्रृंखला का ये हमारा 5वां पार्ट है और इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे जो फ्रांस की क्रांति है उसके प्रथम चरण की, और साथ ही साथ इसमें 50 हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे फ्रांस की क्रांति से संबंधित, जो कि संपूर्ण फ्रांस की क्रांति पर आधारित होंगे। 50 वन लाइनर क्वेश्चंस और फ्रांस की क्रांति के प्रथम चरण की विस्तृत चर्चा हम इस पार्ट में करेंगे। भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के अगर पिछले वीडियोस आपने मिस किए हैं तो उनकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त करके आप वहां से उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ 15 अप्रैल से हमारी 60 डेज क्रैश कोर्स की श्रृंखला शुरू होगी, जिसमें हम रेगुलर रूप से अपडेट करेंगे पर डे क्लास में सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति प्रथम चरण की। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत कहाँ से हुई प्रथम चरण की। तो फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं की शुरुआत मुख्य रूप से 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिलिन की घटना से हुई, और इस घटना में बंदियों को जेल से रिहा कराया गया। जेल तोड़कर जनता के द्वारा, जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा जेल तोड़कर जो बंदी थे उनको रिहा कराया गया, और इसी दिन से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसकी घोषणा हुई और 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाने लगा। तो बास्तिलिन की घटना क्या थी, इसकी संपूर्ण चर्चा और जो पृष्ठभूमि तैयार हुई फ्रांस की क्रांति की, उसकी हम विस्तृत रूप से करते हैं। तो फ्रांस पर लुई 16वां का शासन था और संपूर्ण प्रांत में सामंती शासन था। सामंती शासन था और जो संपूर्ण फ्रांस था वो कई वर्गों में, जो मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था, और फ्रांस में वर्ग भेद काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और वर्ग में पादरी एवं सामंत वर्ग के लोग तथा दूसरे वर्ग में अत्यंत कमजोर लोग शामिल थे, और तृतीय वर्ग में जो जनसाधारण थे, दबे तबके के लोग, वो आते थे। उच्च वर्ग के लोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, जबकि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वो विलासिता का जीवन व्यतीत करते। तो जो नीचे दबे तबके के लोग थे उनका जीवन बद से बदतर होता जा रहा था। राजा की जो निरंकुशता थी उसके विरोध में जन आंदोलन के नतीजन राजा लुई 16वां वारानी की हत्या हुई। कैसे हुई उसकी चर्चा करते हैं। तो क्रांति का आरंभ कैसे हुआ, कब हुआ, शुरुआत की बात करते हैं। तो संसद के अधिवेशन से इसकी पृष्ठभूमि शुरू हुई। जो क्रांति थी उसकी पृष्ठभूमि संसद के अधिवेशन से शुरू हुई। फ्रांस की तात्कालिक संसद एसेट्स जर्नल में 3 वर्गों के प्रतिनिधि होते थे। जो 3 वर्ग थे, तीनों वर्गों के प्रतिनिधि होते थे, और संसद के प्रत्येक अधिवेशन में तीनों वर्गों के लिए अलग अलग अधिवेशन होते थे। संयुक्त अधिवेशन नहीं होता था, प्रत्येक वर्गों के लिए अलग अलग अधिवेशन होते थे। और 1789 ईस्वी में राजा ने नया कर लगाने के लिए अधिवेशन को बुलाया। राजा ने एक नया अधिवेशन बुलाया जिसमें एक नए कर पर चर्चा करनी थी, और तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों को अलग अलग रूप से बुलाया गया। जनसाधारण ने इसका विरोध किया और एक संयुक्त अधिवेशन की मांग की गई। क्योंकि तीनों वर्गों का अधिवेशन होता था अलग अलग तौर से, तो जनसाधारण ने इसका विरोध करके संयुक्त अधिवेशन की मांग रखी। राजा ने अधिवेशन को भंग करना चाहा, लेकिन जनसाधारण ने इसका विरोध किया और सभा से हटने का इनकार कर दिया। राजा ने चाहा कि जो अधिवेशन है वो भंग हो, लेकिन जनता जो थी वो अपने बात पर अड़ी हो गई और सभा से हटने से इनकार कर दिया। 6 मई 1789 ईस्वी में तीनों वर्गों का अलग अलग अधिवेशन हुआ, और जनसाधारण में इसका नेतृत्व जो हुआ वो मेरीबो ने किया। तो जो तीनों वर्गों का अलग अलग अधिवेशन हुआ वो 6 मई 1789 को हुआ। बाद में जो मुख्य घटना हुई वो हुई टेनिस कोर्ट की शपथ। लुई 16वां जो सामंत थे और पादरी थे तथा कुलीन वर्ग के लोग थे, उनके दबाव में आकर लुई 16वें ने संसद को, जनसाधारण के जो सदन थे उनको भंग कर दिया। जो पादरी कुलीन वर्ग के लोग थे उनके दबाव में आकर राजा ने जो जनसाधारण का सदन था उसको भंग कर दिया, और इसके विरोध में जो जनसाधारण था वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गया। और जो तृतीय वर्ग के नेतृत्वकर्ता थे मेरीबो, उन्होंने यह ऐलान किया कि जब तक हम राष्ट्र का संविधान निर्मित नहीं कर लेंगे तब तक कोर्ट से नहीं हटेंगे। यही कारण है कि इसको टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है।
आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सभा की। तो तृतीय वर्ग की इस घोषणा से, जो घोषणा हुई कोर्ट से न हटने की, इस घोषणा से लुई 16वें डर गए और उन्होंने 17 जून 1789 को तीनों वर्गों के संयुक्त बैठक की अनुमति प्रदान कर दी। तृतीय वर्ग की जो घोषणा हुई, जो शपथ ली गई टेनिस कोर्ट में कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा टेनिस कोर्ट से नहीं हटेंगे, उसके दबाव में आकर लुई 16वां ने 17 जून 1789 को तीनों वर्गों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया। एसेट जनरल को राष्ट्रीय सभा की मान्यता दे दी गई। जो एसेट जनरल थे, जो संसद थी फ्रांस की तत्कालीन, उसको राष्ट्रीय सभा की मान्यता दे दी गई। इस सभा के द्वारा 9 जुलाई 1789 को संविधान का कार्यभार ग्रहण किया गया। इसके बाद बास्तीन का पतन, जो कि क्रांति की मुख्य घटना की शुरुआत थी, प्रथम चरण की अगर बात करें तो मुख्य घटना यही थी। तो सामंतों के साथ राजा इस सभा को भंग करना चाहता था, जैसा कि अभी चर्चा की। पेरिस में यह अफवाह फैली कि राजा विदेशियों की मदद करना चाहता है और क्रांतिकारियों को मरवाना चाहता है। जब ये अफवाह फैली जनसाधारण में कि क्रांतिकारियों को मरवाना चाहता है, तो जो क्रांतिकारी थे वो उग्र हो गए और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिन की जेल पर हमला करके उसको नष्ट कर दिया और जो बंदी थे उनको रिहा कर लिया गया। इसके बाद से 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाने लगा। तो फ्रेंड, ये प्रथम चरण था जिसमें फ्रांस की क्रांति की नींव पड़ी। दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे इसके आगे। और अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की, वन लाइनर क्वेश्चंस की, जो कि संपूर्ण फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए। तो फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। फ्रांस की राज क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था लागू थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, आगे 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिन के कारागृह फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे समता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा फ्रांस की राज क्रांति की देन है। फ्रांस की राज क्रांति का कौन सा नारा है? समता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा। मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है, ये कथन किसका था? तो मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है, ये कथन लुई 14वें का था। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वें के द्वारा करवाया गया। लुई 14वें ने वर्साय को फ्रांस की राजधानी घोषित किया। तो वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने घोषित किया? लुई 14वें के द्वारा। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठे? तो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठे। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंटवाइन नेता ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो जो लुई 16वां की पत्नी थी जिनकी हत्या हुई थी, तो वो कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और उनका नाम मेरी एंटवाइन था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी की सजा दी गई थी। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी की सजा दी गई? देशद्रोह के अपराध में। और टैले एक प्रकार का भूमिकर था फ्रांस में तत्कालिक समय में। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो का रहा। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान में वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो प्रमुख थे। आल्टेयर चर्च का विरोधी था। जो आल्टेयर था वह चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में लोकतंत्र शासन पद्धति का समर्थक था। रूसो किस शासन पद्धति का समर्थक था? तो रूसो फ्रांस में लोकतंत्र शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये कथन किसका था? तो वॉल्टेयर का कथन था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर की। वॉल्टेयर की रचना कौन सी है? लेटर्स ऑन इंग्लिश।
आगे कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की। कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? तो स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई। माप तौल में दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है? तो माप तौल में दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। आगे सांस्कृतिक राष्ट्रपिता का जनक, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हाइडर को कहा जाता है। हाइडर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। आगे नेपोलियन के बारे में चर्चा करते हैं। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिया द्वीप की राजधानी अजासियो में। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त की थी। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था और यह काम उन्होंने 1796 ईस्वी में किया था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? 1799 ईस्वी में। पहली बार नेपोलियन 1799 ईस्वी में काउंसिल बना। जो काउंसिल बना 1799 ईस्वी में नेपोलियन। जीवन भर के लिए नेपोलियन 1802 ईस्वी में काउंसिल बना और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है? तो नेपोलियन को माना जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा? तो इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम जोजेफाइन था। स्टालफगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ। 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच स्टालफगर का युद्ध हुआ। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने की। नेपोलियन का कोड नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह कहा गया। एल्बा के टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? एल्बा के टापू पर। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था और यह युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को कब पराजित किया था? वाटरलू के युद्ध में। और वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 ईस्वी को। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1821 ईस्वी को नेपोलियन की मृत्यु हुई और नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता था। लिटिल कारपोरल किसको कहा जाता है? तो नेपोलियन को लिटिल कारपोरल कहा जाता है। अगर नेपोलियन के पतन का कारण रूस पर आक्रमण था वो मुख्य था। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण रूस पर आक्रमण करना था और इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात नेपोलियन ने इंग्लैंड के कारोबारियों का बहिष्कार करने के लिए किया था और वियना समझौता के तहत यूरोप के देशों ने फ्रांस के संप्रभुत्व को 1815 में खत्म किया। 1815 में जो फ्रांस का संप्रभुत्व था वो कब खत्म हुआ? वियना समझौता के तहत। और नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था। नेपोलियन नील नदी के युद्ध में किससे हारा? तो जो अंग्रेजी जहाज बेड़े के नायक नेल्सन थे उनके हाथों से हारा। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हमने चर्चा की प्रथम चरण की और फ्रांसीसी क्रांति द्वितीय चरण की चर्चा हम अपने विश्व युद्ध भाग 2 में विश्व युद्ध के अगले पार्ट में करेंगे, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की द्वितीय चरण और अंतिम चरण की संपूर्ण चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।